भारत की अर्चना अमित के कबूल इस्लाम की ईमान अफरोज़ कहानी। 29 नवंबर सन 2003 की खुशगवार सुबह थी। मौसम कहर उलूद था, ज़रा सी खनकेबी थी। तकरीबन 9 बजे सुबह मैंने अपनी बच्ची सुमिता को गोद में लिए कानपुर से लखनऊ जाने वाली बस में बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी और मुसाफिरों ने अपना अपना टिकट बनवाना शुरू किया। मैंने भी टिकट बनवाने के लिए अपना पर्स खोला तो मेरे होश उड़ गए। जो रुपए मैंने रखे थे वो उसमें नहीं थे। हाथ पांव फूलने लगे, सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर दीवान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई एम होपफुली अब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है। आज की जो वीडियो का टाइटल है, मियाँ बीवी ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, मतलब नॉन मुस्लिम होते हुए इस्लाम के अंदर वो दाखिल हुए हैं। तो आज उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने वाले वीडियो में प्लीज़ आपने एंड तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। भारत की अर्चना अमित के कबूल इस्लाम की ईमान अफरोज़ कहानी। 29 नवंबर सन 2003 की खुशगवार सुबह थी। मौसम कहर उलूद था, ज़रा सी खनकेबी थी। तकरीबन 9 बजे सुबह मैंने अपनी बच्ची सुमिता को गोद में लिए कानपुर से लखनऊ जाने वाली बस में बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी और मुसाफिरों ने अपना अपना टिकट बनवाना शुरू किया। मैंने भी टिकट बनवाने के लिए अपना पर्स खोला तो मेरे होश उड़ गए। जो रुपए मैंने रखे थे वो उसमें नहीं थे। हाथ पांव फूलने लगे, सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। बार बार पर्स उलट पुलट करती रही। बामुश्किल तमाम कुल 32 रुपये निकले, जबकि किराया 38 रुपये था। अब कंडक्टर शोर मचाने लगा कि किसने टिकट नहीं बनवाया है। मैं डरी सहमी उठी और कंडक्टर को 32 रुपये थमाकर अपनी सीट पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। कंडक्टर तेज़ तेज़ चीखने लगा कि पूरे पैसे लाओ। मैं बिल्कुल खामोश थी, कुछ बोला नहीं जा रहा था। तरह तरह के ख्यालात दिलो दिमाग पर छाए हुए थे। बस गंगा नदी पर से गुजर रही थी कि कंडक्टर ने फिर कहा कि पूरे पैसे लाओ वरना बस से उतर जाओ, और उसने बस रुकवा दी। मुझे उतरने के लिए बार बार कह रहा था। पूरी बस में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पैसेंजर मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देख रहे थे और मैं मारे शर्म के सर्दी में भी पसीने पसीने हो रही थी। इतने में एक साहब जो काली शेरवानी ज़ेबतन किए हुए थे, ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कंडक्टर से पूछा, क्या बात है? उसने जवाब दिया, अरे ये मैडम पूरे पैसे नहीं दे रही हैं और उतर भी नहीं रही हैं। उन्होंने अचोटती नज़र से मेरी तरफ देखा और फिर कंडक्टर से पूछा, कितने रुपए कम हैं? उसने बताया 6 रुपये कम हैं। उस साहब ने 10 रुपये का नोट देते हुए कहा कि इसमें से ले लो, और फिर बस चल पड़ी। बस तेज़ रफ्तार से दरख्तों, मकानों और दुकानों के पीछे छोड़ते हुए भागी जा रही थी और मैं कदरे इत्मीनान से मुख्तलिफ एहसासात व ख्यालात में खोई हुई थी। सोचा कि उन भले आदमी का शुक्रिया अदा कर लूं। जब वो साहब उतरे तो मैंने आगे बढ़कर उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी आंखों के आंसुओं को संभालने की कोशिश की। वो साहब बोले, अरे कोई बात नहीं है, और जाने लगे। फिर अचानक मुड़कर पूछा, क्या बात हुई थी? उनका ये सवाल गालिबन इसलिए था कि मैं देखने में खुशहाल लग रही थी। बेहतरीन लिबास और जेवरात पहन रखे थे। मैंने बताया कि भाई साहब, घर से निकली तो ख्याल था कि पर्स में रुपए हैं, मगर मालूम नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है, आपको जाना कहाँ है? मैंने बताया कि हुसैनगंज में रहती हूँ, पैदल चली जाऊँगी। उन्होंने कहा कि बच्चे गोद में हैं, बैग भी वजनी मालूम होता है, जो वाकई वजनी था। आप ये रुपए ले लीजिए और रिक्शा से चली जाएं। और 20 रुपये का नोट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पहले माजरत की, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 2 नोट थमा दिए और चले गए। उनके जाने के बाद मैंने रिक्शा लिया और अपने घर पहुंच गई, लेकिन दिल में एक ऐसा नक्श बैठ चुका था कि अब कभी मिट नहीं सकता था। शाम को अपने शौहर अमित कुमार को पूरी दास्तान सुनाई। वो भी बहुत मुतासिर हुए और कहने लगे कि उनका नाम, पता और फ़ोन नंबर वगैरह ले लिया होता। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि यकीनन नाम पता मालूम कर लेना चाहिए था, मगर सही बात यह है कि उस वक़्त मेरी अकल गुम हो गई थी। अब दिन रात बार बार यही बात सोचती और दिल चाहता कि काश ऐसे भले इंसान से फिर से मुलाकात हो। कई दिन गुजर गए। मैं और मेरे शौहर अक्सर तज़किरा करते और याद करते। राह चलते नज़रें उन्हें तलाश करती। बहुत से ऐसे अफराद जब शेरवानी, टोपी और दाढ़ी में दिखाई देते तो अमित कहते, इनमें से पहचानो, मगर अब वो कहाँ मिलते।
तकरीबन 3 माह बाद एक रोज़ हम दोनों मार्केटिंग करते हुए कचहरी रोड अमीनाबाद से गुजर रहे थे कि अचानक मेरी नज़र एक साहब पर पड़ी जो कुर्ता पजामा में थे। देखते ही दिल ने कहा कि ये तो वही साहब हैं। जब तक मैं फ़ैसला करती और अमित को बताती, वो हम लोगों के करीब से गुजर कर आगे निकल गए। मैंने अमित से कहा कि शायद वही साहब हैं। अमित लपके और उनको रोका। मैं भी करीब पहुंची तो यकीन हो गया कि ये वही साहब हैं जिनको हम तलाश करना चाहते थे। हमने उनको नमस्ते किया। वो हैरत से हम लोगों को देख रहे थे। मैंने कहा, आपने मुझे पहचाना? उन्होंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं तो नहीं पहचान सका। मुझे अंदर से तकलीफ़ सी महसूस हुई कि जिस शख्स की शक्ल व सूरत गुज़िश्ता 3-4 माह से दिलो दिमाग में बसी हुई थी, वो मुझे पहचान नहीं रहा। अमित ने कहा, सोचिए और पहचानिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल याद नहीं है, बराए करम कुछ बताएं। मैंने कहा कि 3-4 माह पहले कानपुर से आते हुए बस में मुलाकात हुई थी और आपने मेरी मदद की थी। वो हंसने लगे और बोले, आइए चाय पीते हैं, और ये कहकर करीब के एक होटल में बैठ गए। हम लोग उनसे मिलने के लिए बेकरार थे, इसलिए फ़ौरन उनकी पेशकश कबूल कर ली। अब सबसे पहले तो हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया, अपनी मजबूरी बयान की और अपनी कैफियत बयान करते रहे। वो बार बार यही कहते कि भाई छोड़िए इन सब बातों को, कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि आप लोग इस कदर याद करते रहें। अमित ने डायरी निकाली और कहा, जनाब अपना इस्म ग्रामी और फ़ोन नंबर वगैरह लिख दीजिए। उन्होंने नाम, फ़ोन और पता लिखाया और अमित का पता नंबर वगैरह एक कागज़ पर लिख लिया। मालूम हुआ कि जनाब सराय मीर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अमित ने मेरे कहने पर गुजारिश की कि चाय के पैसे हमें देने दीजिए। वो किसी तरह आमादा नहीं हो रहे थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी होगी कि चाय के पैसे मैं दूं। वो खामोश हो गए और अमित ने पैसे दे दिए। अब मैंने आहिस्ता से कहा कि डॉक्टर साहब, एक बात कहूं, आप कुछ महसूस ना कीजिएगा। ये 26 रुपये बराए करम रख लीजिए। वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोले, भाई जी क्या बात कर रहे हैं? अगर ये पहली और आखिरी मुलाकात है तो कोई बात नहीं, वरना ऐसी बातें ना कीजिए। मगर अमित ने ज़बरदस्ती 26 रुपये उनकी जेब में उनके मना करने के बावजूद रख दिए। अब मैंने कहा, डॉक्टर साहब कभी मेरे घर तशरीफ़ लाएं? उन्होंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। 2 बातें आप लोगों ने ज़बरदस्ती मनवा ली। मेरी शर्त है कि पहले आप लोग मेरे घर आएँ। थोड़ी तकरार के बाद हम लोगों ने वादा कर लिया कि जल्द ही हम ज़रूर आएंगे, और फिर हम रुखसत हो गए। अगले ही इतवार को अमित ने कहा, चलो डॉक्टर साहब के घर चलें। फ़ोन किया, उन्होंने कहा तशरीफ़ लाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हस्बे वादा शाम को हम चले गए। यकीन कीजिए, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा कोई भाई है और मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। मेरा कोई हकीकी भाई या बहन नहीं है। माँ बाप का भी काफ़ी पहले इंतकाल हो चुका था। अब जो अजीज़ भी हैं वो ससुराली रिश्तेदार हैं। हम पहुँचे तो डॉक्टर साहब अपने ऑफिस के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी मोहब्बत से मिले और फ़ौरन घर में ले गए, बैठाया और किचन में अपने अहलिया आज़मी से मुलाकात कराई, जो मेरी ही उम्र की हैं या 1-2 साल छोटी होंगी। उनसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी हंसमुख, मिलनसार और सलीकेमंद हैं। ज़ियाफ़त का अच्छा खासा एहतमाम किया था। चाय के दौरान में ही मैंने कहा, डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें और कोई हर्ज ना हो तो रोटी मैं पका दूं, इसलिए कि बच्चा रो रहा है और भाभी परेशान हैं। उन्होंने कहा, भाभी से पूछ लो, आप अपने ही घर में हैं। उनकी इस बात से मुझे हद दर्जा खुशी हुई। मैंने बहुत कहा कि खाना पकाने में मदद करूं, मगर भाभी ने कहा, अभी नहीं, जब दोबारा आइएगा तो खाना पकाइएगा। इस दौरान में मैं तो भाभी से बातें करती रही और डॉक्टर साहब अमित को बहुत सी किताबें दिखाते रहे। अमित किताबों के दीवाने हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जब हम चलने को तैयार हुए तो अमित ने 10 किताबें ले ली थीं। चलते हुए भाभी ने एक पैकेट दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलिएगा। हम लोग घर पहुँचे, 10 बज चुके थे। पैकेट खोला तो हैरत और खुशी की इंतहा ना रही।